वेलकम टू दी शिक्षा निकेतन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर साइंस टीचर। हम लास्ट वीडियोस में सब्जेक्ट पढ़ रहे थे बायो, जिसमें टॉपिक था हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने ये बताया था, ये एक वास्ट चैप्टर के अंदर आता है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, क्यों हम इस चैप्टर का नाम दिया गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर मैंने ये भी बताया था कि इसमें हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है, उससे पहले हमें न्यूरॉन पता होना चाहिए। हमने न्यूरॉन पढ़ा, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी कि नर्वस सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है क्या, सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है, ये मैंने अपनी सारी लास्ट वीडियोस में बताया है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमने आज का टॉपिक पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। लास्ट वीडियो में जब मैंने एनएमजे पढ़ाया था, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं, तो एनएमजे में मैंने मोटर न्यूरॉन की बात की थी। और लास्ट में मैंने ये भी बोला था कि जो मोटर न्यूरॉन है, मैं आपको नेक्स्ट पर बताऊंगी कि मोटर न्यूरॉन इस स्पेशल पॉइंट ऑफ जंक्शन को, इसमें जो न्यूरॉन आएगा उसको हम मोटर न्यूरॉन ही क्यों बोलते हैं। उसको बताने से पहले मैं चाहूंगी कि पहले आपको न्यूरॉन्स पता होने चाहिए। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट इज योर सेंसरी न्यूरॉन, देन इंटरन्यूरॉन एंड द लास्ट वन इज मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, जैसे कि नाम से ही बता रहा है, ये चीज को सेंस करेगा। ठीक है, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका काम है, रिसेप्टर का काम होता है चीज को सेंस करना, ये उधर से सेंस करेंगे चीज को और भेज देंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमें ये भी पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही हमारे आ जाएंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और मैंने ये बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी हमारी नर्व्स। तो ये भेज देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जहां ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड अपना एक्शन लेगी। उसके बाद आ गया इंटरन्यूरॉन। इस इंटरन्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ये रिले न्यूरॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरन्यूरॉन, और वी कैन कॉल एज रिले न्यूरॉन। अब जो इंटरन्यूरॉन है, ये दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर। इसका काम है इस सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करना। याद रखना बच्चों, इसको हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। रिले न्यूरॉन, इसको रिले न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट वन इज योर मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन क्या है, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी ने सेंस किया, इंटरन्यूरॉन के पास भेजा। इंटरन्यूरॉन का काम है मोटर न्यूरॉन के पास भेजना, तो दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल और ग्लैंड। जहां पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां जो भी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी एक्शन लेगी, उसके बाद वो भेजेगी हमारे मसल या ग्लैंड को, जो फाइनली रिस्पॉन्स लेगी, जो फाइनली रिएक्ट करेगी, जो फाइनली इवेंट पे रिएक्शन करेगी कि अब मुझे इस एक्शन के खिलाफ क्या रिएक्शन करना है। मसल या ग्लैंड वो इफेक्टर है, जब मैंने की टर्म समझाई थी, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर, इफेक्टर, स्टिमुलस, तो वो ये इफेक्टर है। इफेक्टर मतलब आपके वो मसल या ग्लैंड जिन्होंने एंड पे एक्शन लेना है। मैं कहीं चीज को टच कर रही हूँ तो यहाँ कोई मसल या ग्लैंड्स होंगे जिन्होंने एंड पे एक्शन लेना है, तो उधर ही हमारे प्रेजेंट होंगे मोटर न्यूरॉन। अब जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी, ये था हमारा न्यूरॉन, ये था न्यूरॉन, और यहाँ पे थी मसल। तो मैंने बताया था इसको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन। एनएमजे के केस में जो ये जंक्शन है, पॉइंट ऑफ जंक्शन, इसको इसलिए मोटर न्यूरॉन बोला गया, इसलिए मैंने इसको इंटर या सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट है जहां पे कनेक्शन होना है, जहां पे एंड पे मसल ने एक्शन टेक प्लेस करना है। जो मसल ने एंड पे एक्शन टेक प्लेस करना है, वहां पे जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसको आप बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अब स्टूडेंट्स, हमने बता दिया मैंने आपको कि न्यूरॉन कितने टाइप्स के हैं, उसमें पढ़ लिया हमने 3 टाइप्स, इंटरन्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब उसके बाद की एक्शन कैसे लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी चेंज हमारे इन्वायरमेंट में होता है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस मान लो हीट है, उसको कौन सा रिसेप्टर सेंस करेगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था, जब मैंने रिसेप्टर समझाए थे, तो मैंने ये भी बताया था कि हीट को सेंस करने के लिए जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उनको हम नाम देते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब ही यही, तो थर्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, उस स्टिमुलस को जो कि हीट है उसको सेंस करेंगे। सेंस करके किसके पास ले जाएंगे, ऑफ कोर्स इस सेंसरी न्यूरॉन के पास ले जाएंगे, जिसने चीज को सेंस करना है। ये उस रिसेप्टर्स के पास प्रेजेंट होंगे, ताकि ये उस चेंज हुए इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, वो रिसेप्टर्स उसको सेंस कर सके। जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, इसने भेज दिया सीएनएस के पास। सीएनएस आ गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही 2 चीजें आएंगी, इसी में हमारी 2 चीजें आती हैं। एक आ गया ब्रेन, सेकेंड वन इज योर स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन एंड स्पाइनल
न्यूरॉन भी बोलते हैं। आप इधर से आप इंफॉर्मेशन चले जाएगी मोटर न्यूरॉन के पास। मोटर न्यूरॉन के पास जब इंफॉर्मेशन ये भेज देगा तो वो आगे जाएगी हमारे इफेक्टर मतलब हमारे मसल या ग्लैंड के पास, फिर फाइनली वो एक्शन लेंगी। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है, एक हैंड वाली डायग्राम बनाई है एनसीईआरटी बुक में। मान लो मैंने किसी गर्म चीज को टच किया, जैसे ही मैंने गर्म चीज को टच किया, स्टिमुलस आया, मुझे हीट को टच किया मैंने, मतलब ये बहुत ज्यादा गर्म था। जैसे ही मैं इसको टच करूंगी विद इन मिली सेकेंड्स, बिना सोचे समझे मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल बैक आ जाएगा। जैसे ही मैं अपना हाथ बैक करूंगी, इस केस में होगा क्या, जैसे ही मेरे सेंसरी न्यूरॉन ने इसको सेंस किया तो भेज दिया मैंने सीएनएस के पास, जहां पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे ब्रेन जो है वो एक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा, जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है यहीं पे एक्शन लेगी। क्योंकि आप देखते हैं हमें सोचने का टाइम नहीं होता। आप किसी गर्म चीज को टच कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं कि मैं हटाऊं हाथ नहीं हटाऊं, या मैं क्या करूं या क्या मैं जलने दूं, नहीं, हमारे पास बिल्कुल सेकंड्स का भी टाइम नहीं, तो विद इन मिली सेकंड्स ये एक्शन होता है। तो कहने का मतलब जब सीएनएस के पास पहुंचेगा तो वहां स्पाइनल कॉर्ड बोलेगी कि अब इसका जो ब्रेन का काम है वो मैं ही संभाल लेती हूँ, यहाँ सारा कोऑर्डिनेट सारा कंट्रोल मैं ही संभाल लेती हूँ। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, एकदम से वापस सिग्नल देगी हमारे मसल या ग्लैंड को, हमारे ब्रेन को कि अब भैया हाथ हटाओ। अगर आप हाथ नहीं हटाएंगे तो हाथ जलने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है, जो सडन इमीडिएट एक्शन है, इन्हीं को आप रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं, जिसमें सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेती है। स्पाइनल कॉर्ड काम संभालेगी किसका, ब्रेन का। बच्चों को कंफ्यूजन होती है, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड जो है काम संभालेगी, ब्रेन नहीं संभालेगा। बाद में ब्रेन के पास पहुंचाया जाएगा मैसेज कि हाँ एज ए थिंकिंग के लिए कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो। लेकिन उस वक्त के लिए जो इमीडिएट एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन के केस में संभालता है, दैट इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, नॉट द ब्रेन। फिर फाइनली आ गया मोटर न्यूरॉन के पास, फिर हमारे मसल ग्लैंड के पास, और फाइनली आ गया हमारा रिमूवल ऑफ हैंड, जो आपने हाथ हटाया कि नहीं, अब हाथ हटाना है, अगर नहीं हटाएंगे तो ये जल भी सकता है। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया कि जो इंटर न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, या मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, वो एक्शन टेक प्लेस कैसे करते हैं। अब हमें फर्दर आगे बढ़ने से पहले नर्वस एक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपके आ जाता है वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स भी आप इनको बोल सकते हैं। सबसे पहले आ गई वॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शन है जो हमारे विल में है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, that actions are called as voluntary actions। इधर देखिए लिखा हुआ है कैन बी कंट्रोल, मतलब इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी विल में है, हम चाहें तो करें, ना चाहें तो नहीं करें। जैसे थिंकिंग इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व है। ब्रेन इन्वॉल्व है मतलब हमारा थिंकिंग वाला पार्ट जो है वो है, हम सोच विचार कर, कल मैं ये कपड़े पहनूंगी, या कल मैं स्कूल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, या मैं पढ़ूंगी या नहीं, या सारा काम आप सोच के करते हैं कि कल मुझे ये वाले कपड़े पहनने हैं, या मुझे ये वाला खाना कल खाना है। तो आप ये सारे सोच विचार करके कर रहे हैं। तो जो भी चीजें आप सोच के करते हैं वो उन सारी मूवमेंट्स, उन सारे एक्शंस को हम वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। इनमें थिंकिंग भी इन्वॉल्व है और आपका ब्रेन जो है वो भी इन्वॉल्व है। बेटा ये दोनों चीजें याद रखनी है, थिंकिंग एंड ब्रेन, क्योंकि आगे जब मैं समझाऊंगी तब इस टाइम पे रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। इसलिए यहीं से ध्यान से सुनिए कि थिंकिंग जो है वो वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है और आपका ब्रेन जो है वो भी इन्वॉल्व है। खुद सोचिए ना, जब आप ये बोलते हैं कि हाँ कल मैं ये कपड़े पहनूंगी, तो मतलब आप सोच विचार कर रहे हैं ना कि मुझे ये ड्रेस पहनना है, या आप बोल रहे हैं मुझे मोमोज खाने हैं, तो सोच रहे हैं ना कि हाँ मुझे ये वाले मोमोज खाने हैं, मतलब आप सोच रहे हैं, ब्रेन भी यूज हो रहा है, ब्रेन भी इन्वॉल्व है, आपकी थिंकिंग भी इन्वॉल्व। जैसे आगे आपका वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग। डांसिंग आप कर रहे हैं, सोच विचार करके कर रहे हैं, ऐसे नहीं नाचते जा रहे हैं, ठीक है। आपकी राइटिंग लिख रहे हैं, हाँ मैं लिख रही हूँ, थोड़ी देर में रुक जाऊंगी, सोचूंगी तो ही रुकूंगी ना, मतलब थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज इवन इनवॉलेंट्री एक्शंस या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट्स जो हमारे विल में नहीं है, जिन पे हमारा कोई बस नहीं चलता, हम उनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, उन सारी मूवमेंट्स को आप बोल देते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। देखिए कांट बी कंट्रोल्ड, थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। आप सोचते नहीं है मेरा दिल धड़क रहा है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि अभी थोड़ी देर इसको बंद कर दो, धड़क रहा, बंद कर देता काश धड़कना। या जो आपकी बॉडी में यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, जब खाना नीचे गिर जाता है गले से स्टमक में, तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स होती हैं इस एरिया में जिनको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, जो खाना निगलने में आपको हेल्प करती है।
तो ऐसा नहीं मैं उनको बोल रही आज बड़े स्टैंडिंग मूवमेंट आप मत हो ना, आज खाना खुद ही नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं है, मतलब थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली ब्रेन इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट उसी से हो रहा है, वो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली आपके सारे एक्शंस को करवा रहा है। तो थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ब्रेन जो है वो आपका इन्वॉल्व। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने आपको समझाई, पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सारी की सारी जो भी एक्शंस हैं इनको आप बोल देते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस। फिर आ गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये भी, इनको भी आप कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कांट भी कंट्रोल, मेरे विल में नहीं है। मेरे विल में इसलिए नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं यहाँ पे छू रही हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि अब मैं यहाँ पे किसी मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ तो मैं यहाँ से हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, इसलिए कहने का मतलब है कांट भी कंट्रोल। अगर ये मैं सोच विचार करके करती तो मैं ये कंट्रोल में होती, और मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने का, इतनी जल्दी इतना सडन इमीडिएट एक्शन होता है, तो ये कांट बी कंट्रोल। अब थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, अगर इस केस में थिंकिंग इन्वॉल्व होगी फिर तो मैं यहाँ पे रख के फिर बोलूंगी हाँ अब मैं सोच रही हूँ मैं हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, जब तक आप सोचेंगे तब तक हाथ तो बिल्कुल जल जाएगा। तो कहने का मतलब थिंकिंग भी इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन जो है वो भी इन्वॉल्व नहीं है। याद रखना है यहाँ पे इस केस में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। जो ये थे दोनों केसेस, इन दोनों में आपने पढ़ा कि ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व है, तभी मैंने कहा था स्टार्टिंग से सुनिए, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। तो बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मैम सारा काम तो ब्रेन का ही है, फिर करेगा कौन, कौन बताएगा हाथ पीछे हटाओ। तो मैंने पहले ही जब आपको न्यूरॉन समझाए उस केस में जो आपको एग्जांपल दी, मैंने बताया इंटर न्यूरॉन, उसके अंदर आ जाता है सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का ही हिस्सा है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वही एक्शन संभालेगी, वही उस वक्त के लिए कंट्रोल संभालती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का कहना है कि स्पाइनल कॉर्ड के पास इतना टाइम नहीं होता कि अब वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाए, फिर ब्रेन वापस दे इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन देगा सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को कि आप अपना हाथ हटाओ, तब तक बहुत सारा टाइम जो है वो निकल जाएगा और हाथ हमारा बहुत ज्यादा जल जाएगा। या किसी भी गर्म चीज को आप ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो बहुत ज्यादा इंजरी आपको होने के चांसेस होंगे, या किसी कांटेदार चीज को आप हाथ लगाते हैं तब भी आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं। तो ये सारे आपके सडन इमीडिएट रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ही ब्रेन का काम भी संभालती है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व है। जैसे कि विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो एकदम से आपका हाथ बैक आता है, आप सोचते विचारते नहीं है कि मैं हाथ हटाऊं या ना हटाऊं, विद इन मिली सेकेंड्स वो रिस्पॉन्स है। यही एक कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड वहां पे एक्शन टेक प्लेस करती है, ब्रेन का काम भी वही संभालती है, क्योंकि ब्रेन तक जब तक सिग्नल जाएगा वो वापस आएगा तब तक बहुत टाइम हो जाएगा और हमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब हमने पढ़ना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अब हमने न्यूरॉन पढ़ लिया, उसकी फंक्शनिंग पढ़ ली, वेरियस टाइप ऑफ एक्शंस पढ़ लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ लिए, फिर हमने की टर्म्स पढ़ी, स्टिमुलाई पढ़ा, रिसेप्टर क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, इफेक्टर क्या है। अब इन सारी चीजों को समझने के बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अब ह्यूमन ब्रेन, ये जो हार्डेस्ट पार्ट है, किसी को पता है इसी के अंदर हमारा ब्रेन जो हार्डेस्ट पार्ट है हमारा, इस हार्डेस्ट पार्ट को आप बोल देते हैं क्रेनियम, इसको बोल देते हैं क्रेनियम। जो हार्डेस्ट पार्ट आपको बाहर दिख रहा है इसी को आप बोल देते हैं क्रेनियम। ठीक है, अब हमारे ब्रेन के तीन हिस्से हैं, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर फोर ब्रेन, second is your midbrain and third is your first is your forebrain, second is your midbrain and third is your hindbrain। ठीक है, नाम से ही बता रहा है फोरब्रेन, कहने का मतलब ये हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा, इसको बोल देते हैं फोरब्रेन। ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर आगे आपका मिड ब्रेन, ये इधर मिडल में प्रेजेंट है, छोटा सा पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और हाइंड ब्रेन आगे सारा पीछे वाला हिस्सा जिसको आप हाइंड ब्रेन कहते हैं। अब इसमें हमारे ब्रेन में इन सब के अलावा एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जो एज ए शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताइए हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है, तो वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये
शॉक से हमें हमारे ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है। हार्ड कवरिंग जो हमारे ब्रेन को अंदर से बचाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। उसके अंदर 3 मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती है। कहीं एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा जिस्ट उनके बारे में बता देते हैं। हमारे जो ये क्रेनियम वाला पार्ट है, हार्ड पार्ट है, इसके अंदर से कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे ब्रेन को एक कुशन टाइप प्रोवाइड करती हैं ताकि उसको इंजरी ना हो सके, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती हैं। जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं उनका अपना अलग अलग काम है और अलग अलग नाम है। ये 3 मेम्ब्रेन्स आपको इस एरिया में मिलेंगी। 3 मेम्ब्रेन्स, सबसे पहली मेम्ब्रेन आ गई हमारी ड्यूरा मैटर। सबसे पहली वाली मेम्ब्रेन को बोल देते हैं ड्यूरा मैटर, सेकेंड वाली को बोलते हैं आर्केनॉइड एंड थर्ड वन इज अवर पिया मैटर। जो पिया मैटर है वो सबसे ज्यादा डेलिकेट मेम्ब्रेन जो है वो होती है और सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। वो जो तीनों मेम्ब्रेन्स हैं, तीनों मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली आप मेनिंजेस भी कहते हैं। इन तीनों मेम्ब्रेन्स को, जो मैंने ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड और पिया मैटर बताया, इन तीनों मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली हम मेनिंजेस भी कहते हैं। और ये मेनिंजेस हमारे क्रेनियम वाले पार्ट के अंदर इस एरिया में पाई जाती है। ब्रेन को एक तरीके से सॉफ्टनेस जो है प्रोवाइड करती है। ये एनसीईआरटी बुक में इतना ज्यादा मेंशन नहीं है, फिर मैंने ये बताया कि कहीं आपको 1 मार्क क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि 3 मेम्ब्रेन्स हैं कौन सी। जो एंड वाली पिया मैटर बताई वो सबसे ज्यादा डेलिकेट मेम्ब्रेन जो है वो होती है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में आ जाता है हमारा सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में। सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है और जो सेरिबेलम है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इन दोनों का नाम अलग अलग है तो इन दोनों के फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। बच्चे सेरिब्रम का सेरिबेलम में लिख देते हैं, सेरिबेलम का सेरिब्रम में लिख देते हैं और ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर ब्रेन में कौन सा, हाइंड ब्रेन में कौन सा। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो सेरिब्रम है वो फोर ब्रेन का पार्ट है एंड सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसके अलावा हाइंड ब्रेन में आप देखेंगे पॉन्स, मेडुला, ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम, ये इसके पार्ट्स हैं। और फोर ब्रेन में आ जाता है हमारा सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इन सारों को एक एक करके हम स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने ये भी बताया कि एक फ्लूइड भी हमारे ब्रेन में पाया जाता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एज ए शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है, हमारे ब्रेन को शॉक से जो है प्रोटेक्ट करता है। क्या नाम है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब हमने आगे पढ़ना है फोर ब्रेन के पार्ट्स है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम ये मेन थिंकिंग एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये भी याद रखना है कि ये लार्जेस्ट पार्ट है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है? हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है और ये मेन थिंकिंग का पार्ट है। जितने भी आप डेली रूटीन के वर्क करते हैं, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक, वो सारे के सारे वर्क विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट करते हैं, क्योंकि सारे काम सारे सोच समझ के ही करते हैं ना, सुबह उठने के बाद शाम को सोने तक। तो जितने भी काम आप सोच विचार के कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सेरिब्रम एंड दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, मेन थिंकिंग पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, ब्रेन का। इट हैज सीट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, थिंकिंग, मेमोरी, ये सारा का सारा काम हमारे फोर ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट का है। फिर आ गया हमारा थैलेमस। ये इसका काम क्या है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक पहुंचाना। जैसे मैंने डायग्राम बताई थी कि मान लो यहाँ ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड है। कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आपका जहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर ही पाया जाता है यहाँ पे थैलेमस। इस वाले पार्ट को आप थैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल ऊपर पाया जाता है हाइपोथैलेमस, तभी तो उसका नाम हाइपो दिया गया। बुक में कहीं मेंशन नहीं है थैलेमस है कर। मैं बता रही हूँ कि थैलेमस जो है हाइपोथैलेमस के ऊपर है, तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आनी है वो इस थैलेमस से होके ही सेरिब्रम पार्ट तक जानी है। तो कहने का मतलब ये रिले करता है इंफॉर्मेशन को कहां से कहां, सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक यही पहुंचाता है। इसी थैलेमस से होते हुए सेरिब्रम तक जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है वो यहीं से होते हुए हमारे सेरिब्रम, हमारे थिंकिंग वाले पार्ट तक पहुंचता है। नेक्स्ट इज अवर हाइपोथैलेमस। It controls thirst and hunger and forms a link between nervous system and endocrine system. जो हमारा थर्स्ट, प्यास, हंगर, भूख, इस सबको हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और एक
है हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम वही आ गया हमारा पीएनएस, सीएनएस, ठीक है, सारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जितना भी नर्व, सब कुछ। और एंडोक्राइन सिस्टम आ गया मेरा सारा का सारा जितना भी हार्मोन से रिलेटेड है। तो इन दोनों सिस्टम्स के बीच में एक रेखा का लिंक भी हाइपोथैलेमस जो है वो ही बनाता। अब आ गया नेक्स्ट हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मैंने बताया था कि बीच वाला हिस्सा जो कहीं यहाँ पाया जाता है, कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट जो है वो करता है। मिड ब्रेन है तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करके मिडिल वाला पार्ट रखता है जिसको आप मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। कनेक्ट, कंसर्न विद सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, देखना सुनना, इज कंसर्न विद दिस पार्ट। मिड ब्रेन आपका इससे रिलेटेड है। थर्स्ट एंड हंगर आपका हाइपोथैलेमस से था, साइट एंड हियरिंग हमारा मिड ब्रेन से रिलेटेड। फिर आ गया हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमें ये पता है दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको आप हाइंड ब्रेन बोलते हैं। कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये कनेक्ट करता है हमारे फोर ब्रेन मतलब फ्रंट वाला पार्ट जो था, और हाइंड ब्रेन मतलब लास्ट वाला पार्ट। इसका पहला पार्ट है सेरिबेलम। मैंने पहले ही बताया था जब आपने फोर ब्रेन पढ़ा तो वहां था सेरिबेलम, यहाँ पे है सेरिबेलम। उसका काम था थिंकिंग का, इसका काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर मूवमेंट, मेंटेन बॉडी मूवमेंट, बॉडी बैलेंस, पोस्चर। जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट है, पोस्चर है, मैं सीधे खड़ी हूँ बिकॉज ऑफ दिस सेरिबेलम। जिसका सेरिबेलम ठीक भी होगा वो ऐसे ही हिलते रहेगा। मैं स्कूटी चला रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, साइकिल चला रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट हूँ बिकॉज ऑफ दिस सेरिबेलम। बॉडी का एक पोस्चर जो है वो मेंटेन करता है। फिर नेक्स्ट इज कॉन्स कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग रेट एंड स्लीप साइकिल। ब्रीथिंग रेट हमारा और स्लीप साइकिल जो हमारा है वो सारा का सारा कौन से रिलेटेड है, जो कि हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब हमारा लास्ट पार्ट आ गया, दैट इज अवर मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसका काम है कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, वो सारे एक्शंस जो हमारे दिल में नहीं है। तभी मैंने एक्शंस पहले ही पढ़ाए थे आपको, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग। इन सब चीजों को कंट्रोल हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है, जितने भी आपकी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस चल रहे हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।